हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूरज और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस बांदीकुई में। तो स्टूडेंट्स, हमारी और वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपको इस चैनल पर साइंस और कुछ दिनों बाद मैथ्स की क्लासें भी देखने को मिलेंगी। इस चैनल पर हम पढ़ा रहे हैं क्लास 10th की साइंस NCERT वाली, ठीक है, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 9 आज शुरू होगा, ठीक है, जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, इस चैप्टर को और इससे पहले के जो और चैप्टर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा वगैरह, वो सब हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि आनुवांशिकता क्या होती है, आनुवांशिक लक्षण क्या होती है, किस प्रकार से वेरिएशन होकर लक्षण आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आनुवांशिकता के चैप्टर को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में अगला चैप्टर भी पढ़ाएंगे। और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो समझ में आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने तो आपको बताया है कि हमें चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या देखना होता है, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में होता क्या है। पहले हमें समझना पड़ता है चैप्टर का नेम। इसी प्रकार एग्जाम में लिखते वक्त समझना पड़ता है हमें कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि जो चैप्टर है उसका नाम किस आधार पर रखा गया है। इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो सबसे पहले हमें लेना है कि आनुवांशिकता क्या होती है। आनुवांशिकता के बारे में पढ़ते हैं। तो आनुवांशिकता होती है कि आनुवांशिकी आनुवांशिकता का एक पूर्ण रूप है, ठीक है। आनुवांशिकी 2 प्रकार से होती है, ठीक है, आनुवांशिकता और एक होती है विभिन्नता, ठीक है। आनुवांशिकी के 2 भाग हैं, ठीक है, एक तो है आनुवांशिकता और एक है विभिन्नता। आनुवांशिकता और विभिन्नता क्या होती है अभी देखते हैं, ठीक है। आनुवांशिकता क्या होती है? विभिन्न लक्षणों का पूर्ण वंशागत होना। जो भी लक्षण होते हैं माता पिता के, ठीक है, वो लक्षण पूर्ण रूप से संतान में प्रवेश हो जाए या संतान में वही लक्षण मिले तो वो क्या होता है? आनुवांशिकता कहलाती है, ठीक है। और दूसरा हमने देखा विभिन्नता क्या होती है, ठीक है। विभिन्नता क्या होती है कि जनक तथा संतान में असमान लक्षणों का वंशागत होना। जनक जो माता है और पिता है, दोनों का लक्षण तो जाएंगे लेकिन असमान रूप से जाएंगे। कितने माता के जाएंगे कितने पिता के जाएंगे ये कन्फर्म नहीं है, ठीक है। माता के भी ज़्यादा जा सकते हैं, पिता के भी ज़्यादा जा सकते हैं, माता के कम भी जा सकते हैं, पिता के ज़्यादा भी जा सकते हैं, ठीक है। और लक्षण बिल्कुल सेम नहीं होंगे, असमान होंगे, ठीक है। ये होते हैं आनुवांशिकता और विभिन्नता में दोनों अलग अलग होती है। ये आनुवांशिकी के ही भाग होते हैं। जो आनुवांशिकता है वो एक आनुवांशिकी का एक भाग है, ठीक है। और अगले पेज पर डिटेल से हमने पढ़ा था कि जो आनुवांशिकी है उसके 2 भाग होते हैं, एक तो आनुवांशिकता और एक होता है विभिन्नता। तो हम दोनों भागों को डिटेल से देखेंगे, दोनों भागों को ही समझेंगे कि दोनों भाग क्या कहते हैं, आनुवांशिकता क्या होती है और विभिन्नता क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं विभिन्नता क्या होती है और विभिन्नता के कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार से आनुवांशिकता के रूप में विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, पूर्ण रूप से जाती है या फिर आधी जाती है, किस प्रकार से जाती है वो देखते हैं। विभिन्नता क्या होती है? विभिन्नता के 2 भाग होते हैं, ठीक है। एक तो शारीरिक कोशिक की विभिन्नता और दूसरा होता है जननिक कोशिक विभिन्नता। शारीरिक कोशिक विभिन्नता क्या होता है? जो शरीर की कोशिकाएं होते हैं, शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, उनमें जो विभिन्नता आती है आनुवांशिकता के कारण, उसे ही हम शारीरिक कोशिका विभिन्नता कहते हैं। और जो जननिक कोशिका विभिन्नता क्या होती है? जो जनन के दौरान, जनन के कारण, आनुवांशिक जीन्स के कारण जो विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है उसे हम जननिक कोशिका विभिन्नता कहते हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार से आती है, कौन कौन से विभिन्नता होते हैं, इस विभिन्नता में क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। यह शारीरिक कोशिका में आती है, जो शरीर की कोशिकाएं होती है यह विभिन्नता उनमें ही आती है बाहर रूप से। इसका मतलब है कि उन्हें हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।
शरीर की कोशिकाओं में ये विभिन्नता आती है, ठीक है। यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। जो ये शारीरिक कोशिका विभिन्नता है, शरीर की कोशिका विभिन्नता है, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। अर्थात जो जननिक है, जैसे माता पिता है, तो जरूरी नहीं है कि वह शारीरिक कोशिका विभिन्नता उनके बच्चों में भी हो, ठीक है। जैव विकास में सहायक नहीं होती है। जैव विकास में सहायक किस प्रकार से नहीं होती है? जैव विकास कब होता है? जब लगातार वेरिएशन चलता रहता है और नई पीढ़ी बन जाती है, ठीक है। और जब विभिन्नता को होगी नहीं तो नए जीव नहीं बनेंगे, नए जीव नहीं बनेंगे तो जैव विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जैव विकास में सहायक नहीं है, ठीक है। तो इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहते हैं। जो ये लक्षण होते हैं इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहते हैं, क्योंकि ये लक्षण हम खुद उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? अभी जैसे मैं उदाहरण दूंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए इन्हें। जैसे शारीरिक कोशिका विभिन्नता है, जो शरीर की कोशिकाओं में विभिन्नता होती है उसे ही शारीरिक कोशिका विभिन्नता कहते हैं। जैसे किसी अंग का क्षतिग्रस्त हो जाना, काट देना, टूट जाना, कट जाना, एक्सीडेंट में कोई अंग कट जाता है, तो शारीरिक क्षति हो जाती है, ठीक है। उस अंग की शारीरिक क्षति हो जाती है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसमें उसका एक हाथ कट गया, ठीक है, कट गया, मामला खत्म, ठीक है। तो जैसे कि उसका जो बच्चा होगा, ठीक है, तो जरूरी थोड़ी है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके बच्चे का भी एक हाथ कटा ही हो, ठीक है, ऐसा तो होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, ये शारीरिक कोशिका विभिन्नता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल आप तो समझदार हो। ये शारीरिक कोशिका विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है, इसलिए शारीरिक कोशिका विभिन्नता में आती है, ठीक है। जैव विकास में सहायक नहीं होती है, इससे कोई भी जैव विकास उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि जैसे ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होगी तो यार जैव विकास कैसे होगा? इतनी तो समझदार तुम भी हो। इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहते हैं, क्योंकि ये लक्षण है वो जन्म के बाद में आते हैं, जन्म के बाद में किसी दुर्घटना से या फिर किसी भी कारण से आ जाते हैं, ठीक है। अब उदाहरण से समझ में आ जाएगा आपको। उदाहरण है कानों में छेद कराना, ठीक है। जैसे कि हमारे लड़कियां होती है, ठीक है, जो लड़कियां होती है वो कानों में छेद करा लेती है। आजकल तो लड़के भी करा रहे हैं यार, फैशन चल रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है, फैशन के नाम पर सब चलता है, ठीक है। जैसे कि लड़के हैं वो कानों में छेद करा लेते हैं, या फिर लड़के हैं वो कानों में छेद करा लेती है, ठीक है। तो समझो अब डिटेल से। जब लड़कियों ने कानों में छेद करा लिए तो उनकी शादी होती है, ठीक है। तो शादी के बाद उनकी जो संतान उत्पन्न होती है, तो उस संतान के भी आपने देखा होगा कि कान में छेद हुए वाए होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होते हैं ना। तो इसका मतलब जो शारीरिक विभिन्नता है उसमें जो शारीरिक भिन्नता हुई है वो भिन्नता उनके संतान में नहीं आई है। इसका मतलब जो जीन्स है उन्होंने क्या किया, उस जो शारीरिक कोशिका विभिन्नता है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं किया। और वो शारीरिक कोशिका विभिन्नता है वो यही होती है, शारीरिक कोशिका विभिन्नता यही होती है जो एक दूसरे से स्थानांतरित नहीं होती, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती है। कुत्तों की पूंछ काटना, ठीक है, कुत्तों की पूंछ काट देते हैं हम, किसी कुत्ते की पूंछ काट देते हैं, जो उस कुत्ते का जो अगला बच्चा होता है या कुत्तिया का होता है, ठीक है, वो उसका जो बच्चा है उसके भी पूंछ रहती है, कटी हुई तो नहीं होती, ठीक है, नहीं आती कटी हुई, आपको तो पता ही है, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ ये तो। और एक और उदाहरण देता हूँ। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये शारीरिक कोशिका विभिन्नता की जांच करने के लिए लगातार एक चूहे की 7 पीढ़ियों तक पूंछ काटी, ठीक है। उसने क्या किया, एक चूहा लिया, उसकी चूहे की पूंछ काट दी, ठीक है, और फिर उसके चूहे का निषेचन करवाया, तो जो चूहे की जो संतान हुई उसके भी पूंछ थी। तो उसने समझा कि क्या पता एक पीढ़ी से स्थानांतरित नहीं हो, ठीक है। उसने क्या किया, उसकी भी पूंछ काट दी। ऐसे लगातार 7 पीढ़ियों तक पूंछ काटी, तो अंत में रिजल्ट ये आया कि उसकी पूंछ क्या हुई, कटी हुई नहीं आई, ठीक है। उसकी पूंछ निरंतर रूप से आती रही, ठीक है, और वो उसे काटता रहा और पूंछ आती रही, अंत में भी पूंछ आई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि शारीरिक कोशिका में विभिन्नता नहीं आती है, ठीक है। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी है उसमें शारीरिक कोशिका में विभिन्नता नहीं आती है, ठीक है। और दूसरा पढ़ते हैं हम जननिक कोशिका विभिन्नता। जननिक कोशिका विभिन्नता क्या होती है? ये अंडे का फंडा है, इसे समझ लिया, अगर समझोगे ठीक से तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी, ठीक है। देख लो जननिक कोशिका विभिन्नता क्या होती है। जननिक कोशिका विभिन्नता होती है जो जनन के द्वारा जो कोशिकाओं में विभिन्नता आती है,
जनन के दौरान, ठीक है, जो जननी माता पिता हैं उनसे जो विभिन्नता आती है बालक की कोशिका में, उन्हें जननी कोशिका विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, कैसे आती है, देखिए ऐसे आती है, यह जनन कोशिकाओं में आती है। ये तो मैंने बता दिया, जनन कोशिकाओं में ये विभिन्नता आती है। ठीक है, यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जैसे कि अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होगी, कोई विभिन्नता है वो अगली पीढ़ी में भी स्थानांतरित होगी। ये वाली है जो जननी कोशिका विभिन्नता, जो जनन से आई है जो विभिन्नता, वो तो स्थानांतरित होगी। ठीक है, जैव विकास में सहायक है। ठीक है, वेरिएशन होगा, विभिन्नता होगी तो जैव विकास उत्पन्न होगा, और ये विभिन्नता है वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। तो अगली पीढ़ियों में स्थानांतरण होता रहेगा इसका, तो जीवों में विभिन्नता आती रहेगी, और जीवों में विभिन्नता आएगी तो जैव विकास होगा ही, नए जीव बनेंगे। ठीक है, तो जैव विकास तो होगा ही। इतने तो आप समझदार हो, सब समझ रहे हो। ठीक है, इन्हें आनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है। आनुवांशिक लक्षण क्यों कहा जाता है, ये आनुवांशिक रूप से स्थानांतरित होते हैं, जीन्स के द्वारा ये स्थानांतरित होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। माता पिता से जो संतान में जाते हैं तो वो क्या होते हैं, उनके जीन्स होते हैं, वो जीन्स है वो लक्षणों को एक दूसरे से बांटते हैं। ठीक है, अपने लक्षणों को शेयर करते हैं, और ये वेरिएशन क्या होता है, यादृच्छिक होता है। ठीक है, जैसे कि पता नहीं कि माता के लक्षण ज़्यादा चले जाए बच्चे में या पिता के ज़्यादा चले जाए। ठीक है, माता के जा सकते हैं, पिता के जा सकते हैं, कोई इसमें फिक्स नहीं होता है। कभी आपने सुना भी होगा कि इसकी तो हाइट अपने पिता पर गई है, या फिर इसकी शक्ल है वो अपने पिता पर गई है, इसकी चाल ढाल रूप रंग ये पिता पर गए हैं। ठीक है, वो इसी कारण होता है, जननी कोशिका में विभिन्नता के कारण ही होता है। उदाहरण से सब समझ में आ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं लेना है। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल सब समझ में आएगा। एक बार और समझा दूंगा, फिर रिपीट करके देख लेना, नहीं समझ में आए तो। और समझ में आए तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है, पूरा कोर्स करवाएंगे हम, और भी वीडियोस हमने अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं दिखे तो जाकर देख लो चैनल पे जल्दी फटाक से। ठीक है, उदाहरण क्या है, मानव शरीर की लंबाई। ठीक है, मानव शरीर की लंबाई जननी कोशिका विभिन्नता पर निर्भर करती है। जैसे किसी के पिता की लंबाई ज़्यादा है तो 99% चांस है कि उसके बच्चे की लंबाई ज़्यादा होगी। ठीक है, ये जननी कोशिका में विभिन्नता कारण होता है, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। ठीक है, और बालों का रंग, किसी के बाल, किसी के पिता के बाल अगर घुंघराले हैं तो हो सकता है उसके बच्चे के भी घुंघराले हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये जननी कोशिकाओं में जो विभिन्नता होती है वो जननी कोशिका पर निर्भर करती है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, 100% चांस नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी ऐसा नहीं होता कि ये भी पूर्ण रूप से स्थानांतरित होते हैं, पूर्ण रूप से नहीं होते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कोई कार्य करते हैं तो कोई भी कार्य ऐसा तो है ही नहीं जैसा कि हम सोचते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, तो पूर्ण रूप से वैसा तो हम कर नहीं पाते, ऐसा हो नहीं पाते। ठीक है, आपने ऊर्जा के बारे में सुना होगा, ऊर्जा की क्षति होती है। ठीक है, अब ऊर्जा की क्षति, अगर आपको ये फंडा नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा देख लीजिए। ऊर्जा की क्षति कैसे होती है, चैप्टर है हमारा ऊर्जा का, उसमें पढ़ाएंगे। जैसे कि एक जीव है, जैसे कि शेर है, तो शेर खाता है चूहों को या फिर किसी भी जानवर को खाता है, जैसे कुत्ते को खाता है शेर। ठीक है, तो कुत्ते ने जैसे कि 20 कैलोरी ऊर्जा ली है। ठीक है, कुत्ते ने भी कुछ खाया होगा जीव। ठीक है, उससे मान लो उसको 15 कैलोरी मिली, तो कुत्ते के पास 15 कैलोरी ऊर्जा नहीं होगी। ठीक है, उसमें ऊर्जा कम होगी, क्योंकि जब एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा ट्रांसफर होती है तो ऊर्जा की हानि होती है मेरे भाई। ठीक है, ऊर्जा पूरी की पूरी ट्रांसफर नहीं होती है, ऊर्जा में कमी आती है। जैसे कि एक जीव में इतनी ऊर्जा है। ठीक है, इतनी ऊर्जा इसके पास है, तो इस जीव को जब कोई दूसरा जीव खाएगा तो उसको इतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी, उसको केवल इतनी ही मिलेगी। 100% में से 90% ऊर्जा ही ले पाता है। ठीक है, 10% ऊर्जा वातावरण में चली जाती है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप मेरी बात। तो 100% यहाँ पर भी लक्षण नहीं जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ लक्षण है वो उल्टे सीधे हो जाते हैं, माता से जा सकते हैं, पिता से जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी बच्चे की शक्ल पिता पर भी जा सकती है, माता पर भी जा सकती है। ठीक है, आप तो समझ रहे होंगे। तो अगले पेज पर और डिटेल से पढ़ते हैं। इनके स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहना। ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट ले लेना और उनको पढ़ लेना। ठीक है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है,
और अगर आप नोट्स बनाओ अपने हाथों से तो ये तो बहुत ही अच्छा काम होगा, क्योंकि क्या होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेड ए परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस करने से ही वो आदमी उस कार्य में निपुण होता है। अगर मेरी लिखी हुई को आपको हो भी सकता है आप पढ़ो या नहीं पढ़ो, ठीक है, लेकिन जब आप अपने हाथों से लिखोगे, एक बार तो तब पढ़ लिया, और आप लिखोगे तो उसमें लिखने से जितनी जल्दी चीज़ें याद होती है, वो कितना भी टैलेंटेड आदमी हो वो पढ़ के याद करेगा ना। और आप वीक भी होगे तो आप उतनी ही ऊर्जा से उसको लिखकर भी याद कर सकते हो। लिखा हुआ हमेशा याद रहता है। अरे यार, हाथ को प्रैक्टिस हो जाती है। आप नहीं चाहोगे, मन में कुछ और चलता रहेगा ना, तब भी आप वो ही लिखोगे जो आपने पहले लिखा था। याद रखना, एग्जाम में अगर आप पूरे साल पढ़ते ही रहे, लिखने की प्रैक्टिस नहीं हुई, तो एग्जाम में आपको 90% दिक्कत आने वाली है, बिल्कुल, ठीक है। तो लिखने की प्रैक्टिस जरूर करते रहना, नोट्स ही बनाना, स्क्रीनशॉट अब ले लो, नोट्स बाद में लिखते रहना, ठीक है। तो अगले पेज पर और पढ़ते हैं इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, हमने देख लिए कि विभिन्नता क्या होती है, ठीक है, विभिन्नताएं कैसे आती है, विभिन्नताओं के प्रकार भी देख ली हमने, शारीरिक विभिन्नता, जननिक विभिन्नता के। तो शारीरिक विभिन्नता तो आपको मैंने बता दिया कैसे आती है, मनुष्य के द्वारा ही आती है, बाद में आती है, ठीक है। और जननिक विभिन्नता आती है, वो जननिक विभिन्नता कैसे आती है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। और अब भी हम डिटेल से इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जननिक विभिन्नता आती कैसे है, ठीक है। पहले जननिक विभिन्नता आने के लिए क्या होता है, पहले जनन होता है। और पहले हम ये देखेंगे कि जनन कितने प्रकार का होता है और कौन सा होता है, किस जनन के कारण आती है, किस जनन में विभिन्नता ज़्यादा आती है, किस जनन में विभिन्नता कम आती है, ठीक है। तो जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ये चीज़ गांठ बांध लेना कि मनुष्यों में, जीवों में, जिस भी जीव है, कोई भी जीव है, उसमें दो प्रकार का जनन होता है। दो प्रकार का जनन होता है का मतलब है कि दो प्रकार से ही होता है। किसी में लैंगिक जनन से होगा तो किसी में अलैंगिक जनन से होगा, ये निश्चित है, ठीक है। तो अलैंगिक जनन से होगा अगर, तो उसमें विभिन्नताएं किस प्रकार आएंगी, समझे। अगर अलैंगिक जनन से होगा तो विभिन्नताएं किस प्रकार से आएंगी, विभिन्नताएं क्या आएंगी, डीएनए में आएंगी, नहीं आएंगी, क्या होगा, तो देखते हैं। तो अलैंगिक जनन के दौरान विभिन्नताएं कैसे आती है, तो विभिन्नताएं कम होती है। अलैंगिक जनन से, जब जीवों में अलैंगिक जनन होता है, उनमें विभिन्नताएं कम होती हैं या कम आएंगी उनमें विभिन्नताएं। अब कम क्यों आएंगी भैया, अभी बताऊंगा, रुको, मैं पहले एक बार पूरे समझा दूं फिर यही बताऊंगा मैं, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट में बता दो, ठीक है। डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। जो वे विभिन्नता है तो कम होती है बिल्कुल, और डीएनए में प्रतिकृति होती है। जैसे एक प्रति से दूसरी प्रति बनती है तो उसमें कोई थोड़ी बहुत मामूली सी विभिन्नता आ जाती है, ठीक है, न के बराबर आती है, विभिन्नता कम आती है, न या तो आती नहीं है, फिर आती है तो न के बराबर आती है, ठीक है। तो और देखते हैं कि लैंगिक जनन में कैसे आती है। विभिन्नता अपेक्षाकृत अधिक होगी, ठीक है। विभिन्नता अधिक क्यों होगी, अब ये भी बताऊंगा मैं, ठीक है। विभिन्नता अपेक्षाकृत अधिक होगी, जो लैंगिक जनन है उसमें विभिन्नता अधिक होगी, ठीक है। क्रॉस संकरण के द्वारा, गुणसूत्र क्रोमोसोम के विसंयोजन से उत्परिवर्तन के द्वारा, ठीक है। क्रॉस संकरण के द्वारा, क्रॉस संकरण एक इधर से एक इधर से, ठीक है, संकरण, ठीक है। मेंडल के नियम पढ़ेंगे अभी हम इस चैप्टर में, उसमें बताऊंगा मैं डिटेल से क्रॉस संकरण क्या होता है और जो संकरण है तीनों सब बताऊंगा, ठीक है। गुणसूत्र क्रोमोसोम में विसंयोजन द्वारा, जो गुणसूत्र होते हैं या क्रोमोसोम होते हैं उनमें विसंयोजन द्वारा एक दूसरे से गुणसूत्र जुड़ते हैं, टूटते हैं, ठीक है, और विसंयोजित होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। गुणसूत्र विसंयोजित होकर ही तो एक चाल का निर्माण करते हैं, ठीक है। उन जब होते हैं उनमें भी ये होता है कि ये वेरिएशन आ जाते हैं, लैंगिक जनन के दौरान विभिन्नता आ जाती है उत्परिवर्तन के द्वारा। तो उत्परिवर्तन होता है म्यूटेशन, ठीक है, जीवों में उत्परिवर्तन जब होता है तो भी विभिन्नताएं आ जाती है। अब मैंने बताया था आपको कि इनमें विभिन्नता कम क्यों आती है और इनमें विभिन्नता ज़्यादा क्यों आती है, ठीक है। तो अब देखिए ये फंडा क्या है, विभिन्नता इसमें कम क्यों आती है। कम इसमें विभिन्नता इसलिए आती है, इसलिए आती है कि जो अलैंगिक जनन है वो एक ही जीव में संपन्न होता है, ठीक है।
ये बात बिल्कुल याद रखना, आपको जीवन में काम आएगी, पढ़ाई में कभी भी। जो अलैंगिक जनन है वो एक ही जीव में संपन्न होता है। जिसमें भी अलैंगिक जनन होता है वो स्वयं ही संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, ठीक है। इसलिए जब स्वयं से ही होगा तो विभिन्नता तो न के बराबर आनी है, समझ रहे हो ना। जैसे कि कोई अगर एक कमरे में एक ही व्यक्ति होगा, ठीक है, तो निश्चित है कि उसकी आवाज़ न के बराबर ही आएगी, ठीक है। और जो लैंगिक जनन है उसमें जो जनन होता है वो दो के मध्य होता है, जैसे दो के मध्य होता है, ठीक है। जैसे कि मेल और फीमेल, ठीक है, नर और मादा के मध्य इनमें जनन होता है। तो वेरिएशन दोनों से मिलकर आते हैं, तो दोनों के अलग अलग हैं, तो दोनों मिलके आएंगे तो यार विभिन्नता तो होगी। दो आदमी, एक आदमी हो रहा है, यहाँ पर दो के मध्य हो रहा है, तो विभिन्नता तो आनी है ही। इसलिए इसमें क्या होता है, विभिन्नता ज़्यादा आती है, ठीक है। और जो मनुष्य होता है, मनुष्य जीव हम सब में लैंगिक जनन पाया जाता है, क्योंकि इनमें नर और मादा होती है, ठीक है। जिनमें भी नर और मादा होते हैं उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है, और जिनमें पुष्प वगैरह ये होते हैं इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। पूरा नहीं कह रहा, मैंने बताया कि पूरे जो भी हैं उनमें तो दोनों ही पाए जाते हैं, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। और इसके बारे में अगले पेज पर डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होता है। ये जनन होता है तो वेरिएशन आते हैं, तो वो और कौन कौन से प्रकार से आ सकते हैं, तो किस प्रकार से आ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आ रही है या फिर जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्लास हो जाएगी लंबी हमारी, ठीक है। इस कारण से क्या करते हैं कि इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगली क्लास में हम आगे का पढ़ाएंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे कि जीव है वो कैसे जनन करते हैं, मेंडल के नियम भी पढ़ाएंगे इस चैप्टर में, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। पूरे चैप्टर को देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पढ़ने के लिए, ठीक है। 10th क्लास की साइंस और 10th क्लास की मैथ भी लेकर बैच आएंगे हमारे जिगर सर के द्वारा, ठीक है। तो आनुवांशिक एवं जैव विकास चैप्टर नंबर 9 साइंस, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।